फोटो का कारखाना? हाँ। क्या नाम है? ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल। ये खोज ऐतिहासिक लिहाज से तो जैसे सोने की खान मिलने जैसी थी। फोटो का कारखाना, ये नाम ही बताता है कि ये सिर्फ कुछ कैमरों और लेंस का जमावड़ा नहीं था। ये एक पूरी वर्कशॉप रही होगी। अच्छा। जहां तस्वीरें खींचने से लेकर उन्हें डेवलप करने, प्रिंट करने, शायद माउंट करने तक का सारा साजो सामान मौजूद था। सोचिए जरा, 19वीं सदी के अंत में एक भारतीय रियासत के महल में ऐसा सेटअप। कमाल है। ये उनके समर्पण, उनकी तकनीकी समझ और उनके पास जो संसाधन थे, जो रिसोर्सेज थे, उनका अंदाजा देता है। ये सिर्फ शौक नहीं था, ये एक जुनून था जिसे उन्होंने पूरी शिद्दत से जिया। और वो तस्वीर का भी जिक्र है ना, 1880 की, महारानी मनमोहिनी के साथ। हाँ, उस तस्वीर का भी उल्लेख मिलता है, जो उनके निजी जीवन की एक झलक तो देती ही है, पर साथ ही शायद उनके फोटोग्राफी कौशल का भी एक नमूना पेश करती है। कमाल है, एक राजा, एक शहर का निर्माता, शिक्षा का हिमायती और एक गंभीर फोटोग्राफर। उनका व्यक्तित्व वाकई कई रंगों से भरा था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका दायरा त्रिपुरा से बाहर भी फैला हुआ था। उनका रिश्ता उस दौर के सबसे बड़े सांस्कृतिक परिवार टैगोर परिवार और खासकर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से भी बहुत गहरा था। हाँ, ये उनके जीवन का एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। वैसे तो टैगोर परिवार का त्रिपुरा के राजघराने से संपर्क पहले से था। द्वारकानाथ टैगोर के जमाने से ही कुछ न कुछ संबंध रहे थे। अच्छा, पहले से? जी। लेकिन महाराजा बीरचंद्र माणिक्य के दौर में ये रिश्ता दोस्ती और आपसी सम्मान की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय उभर रहे थे, एक युवा कवि थे, और महाराजा बीरचंद्र, जो खुद कला और साहित्य के बड़े पारखी थे, उन्होंने टैगोर की प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान लिया। मतलब एक तरह से उन्हें प्रोत्साहन दिया। हाँ, प्रोत्साहन भी दिया, और दोनों के बीच एक गर्मजोशी भरा रिश्ता कायम हुआ। ये सिर्फ एक राजा और एक कवि का औपचारिक रिश्ता नहीं था, इसमें बौद्धिक आदान प्रदान था, आपसी प्रेरणा थी। और इस गहरे रिश्ते का असर क्या रविंद्रनाथ टैगोर के लेखन पर भी पड़ा? क्या उनके काम में हमें त्रिपुरा या महाराजा की कोई छाप दिखती है? बिल्कुल दिखती है, और बहुत साफ तौर पर दिखती है। कम से कम 3 मशहूर रचनाएं हैं टैगोर की, जो सीधे सीधे त्रिपुरा के शाली परिवार और महाराजा बीरचंद्र माणिक्य के साथ उनके अनुभवों से जुड़ी हुई हैं, या कहिए उनसे प्रेरित हैं। 3 रचनाएं कौन कौन सी? पहला है नाटक मुकुट, जो 1885 में आया। फिर एक उपन्यास है राजर्षि, वो भी लगभग 1885 का ही है। और उसके बाद एक और नाटक विसर्जन, जो 1890 में आया। मुकुट, राजर्षि और विसर्जन। अच्छा जी। इन रचनाओं में त्रिपुरा की पृष्ठभूमि है, वहाँ का राजसी माहौल, रीति रिवाज और शायद कुछ हद तक किरदारों में भी उस दौर की झलक मिलती है। बल्कि राजर्षि और विसर्जन तो सीधे तौर पर त्रिपुरा के इतिहास की घटनाओं और किंवदंतियों पर आधारित हैं, खासकर गोविंद माणिक्य और नक्षत्र राय की कहानी पर, जो बीरचंद्र माणिक्य के ही पूर्वज थे। ओह, तो सीधा कनेक्शन है। हाँ, सीधा कनेक्शन। ये दिखाता है कि कैसे शाही संरक्षण और एक शासक की कलात्मक रुचि, जो खुद भी समझदार हो, वो कालजयी साहित्य को जन्म दे सकती है। ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को जरूर प्रभावित किया होगा। ये तो अद्भुत बात है। मतलब एक राजा की दिलचस्पी और दोस्ती ने बांग्ला साहित्य को, बल्कि भारतीय साहित्य को ऐसी यादगार कृतियां दी। बिल्कुल। क्या ये प्रभाव सिर्फ टैगोर तक ही सीमित रहा, या बाद के लेखकों ने भी महाराजा बीरचंद्र माणिक्य के व्यक्तित्व और उनके दौर को अहमियत दी? टैगोर का नाम तो सबसे पहले आता है, जाहिर है उनका कद ही इतना बड़ा है। लेकिन आप सही कह रही हैं, महाराजा बीरचंद्र माणिक्य का असर बाद में भी महसूस किया गया। कैसे? देखिए, आधुनिक बांग्ला साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं सुनील गंगोपाध्याय। हाँ, सुना है नाम। उनका एक बहुत मशहूर उपन्यास है प्रथम आलोक, जिसका मतलब होता है पहली किरण या पहला प्रकाश। जी। ये उपन्यास काफी हद तक बंगाल के नवजागरण काल यानी बंगाल रेनेसां की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और उस दौर की कई जानी मानी ऐतिहासिक हस्तियों को किरदारों के तौर पर पेश करता है। प्रथम आलोक। हाँ, ये तो बहुत पढ़ा गया उपन्यास है। हाँ, उसमें महाराजा बीरचंद्र माणिक्य भी हैं। हाँ, और वो उसमें एक प्रमुख पात्र के रूप में चित्रित किए गए हैं। ओ, एक प्रमुख पात्र। जी, ये बात बहुत मायने रखती है। सुनील गंगोपाध्याय जैसे मंझे हुए स्थापित लेखक का उन्हें अपने उपन्यास में जगह देना, और वो भी एक अहम किरदार के तौर पर, ये दिखाता है कि महाराजा बीरचंद्र माणिक्य का व्यक्तित्व और उनका शासनकाल कितना प्रभावशाली माना जाता रहा है। इतिहासकारों के लिए ही नहीं, साहित्यकारों के लिए भी। सही बात है। ये सिर्फ त्रिपुरा के इतिहास का हिस्सा नहीं,
बल्कि उस पूरे दौर के, खासकर बंगाल से जुड़े सांस्कृतिक और बौद्धिक माहौल का एक अहम हिस्सा माने गए। ये उनके ऐतिहासिक कद को और पुख्ता करता है कि उनकी मौत के कई दशक बाद भी वो साहित्यकारों को प्रेरित करते रहे। सिर्फ गद्दी पर बैठने वाले एक राजा नहीं थे। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वो एक विजनरी थे, एक दूरदर्शी नेता, जिन्होंने भविष्य को ध्यान में रखकर आज के अगरतला की नींव डाली। सही। उन्होंने नई तालीम की अहमियत समझी और उसे बढ़ाया। फोटोग्राफी जैसी उस वक्त की बिल्कुल नई तकनीक और कला को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उसे एक शाही मंच दिया, उसे संरक्षण दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे युग पुरुष के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसने साहित्य को भी समृद्ध किया। वो जैसे कई किरदारों को एक साथ जी रहे थे। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। उनका शासनकाल त्रिपुरा के लिए वाकई में परंपरा और आधुनिकता का संगम था, एक फ्यूजन था। हाँ, संगम सही शब्द है। एक तरफ वो माणिक्य वंश की सदियों पुरानी विरासत को आगे बढ़ा रहे थे पूरी जिम्मेदारी से, तो दूसरी तरफ शहरीकरण, पश्चिमी शिक्षा, नई टेक्निक जैसे फोटोग्राफी, इन सब के लिए उनके दरवाजे पूरी तरह खुले थे। यही खुलापना और आगे देखने की सोच उन्हें अपने जमाने के कई दूसरे राजा महाराजाओं से बिल्कुल अलग करती है। बिल्कुल। टैगोर के साथ उनका रिश्ता और उसका साहित्य पर असर, वो तो भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक बेहद खूबसूरत, एक अनमोल पन्ना है। उनकी विरासत सिर्फ म्यूजियम की तस्वीरों या इतिहास की किताबों में कैद नहीं है। वो आज भी अगरतला शहर की बनावट में, वहाँ के शिक्षण संस्थानों में और त्रिपुरा की सांस्कृतिक पहचान में जिंदा है। महसूस की जा सकती है। हाँ, महसूस की जा सकती है। और ये सब सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, जिस पे शायद हमारे सुनने वाले भी गौर करना चाहें। जरूर। हम 19वीं सदी के उस भारत की बात कर रहे हैं जहां ज्यादातर रियासतों के राजाओं का ध्यान किस पर होता था? अपनी गद्दी बचाने पर, अंग्रेजों से रिश्ते साधने पर, फौज रखने पर, लगान वसूलने जैसे कामों पर ज्यादा। हाँ, ज्यादातर यही प्राथमिकताएं होती होंगी। बिल्कुल। ऐसे माहौल में वीरचंद्र माणिक्य जैसा शासक फोटोग्राफी जैसी एकदम नई, गैर पारंपरिक कला और साहित्य में इतनी गहरी निजी दिलचस्पी कैसे ले पाया? ये सोचने वाली बात है। और सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं ली, बल्कि उसे राजकीय स्तर पर बढ़ाया भी, उसे प्रमोट किया। तो ये सोचने की बात है कि एक शासक की व्यक्तिगत रुचियां, उसका जुनून समाज और संस्कृति की दिशा को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। हाँ। क्या इतिहास सिर्फ बड़ी राजनीतिक घटनाओं, संधियों और लड़ाइयों से बनता है, या एक राजा के फोटो के कारखाने जैसी चीजें भी इतिहास का रुख मोड़ने में, उसे एक नई दिशा देने में अपनी भूमिका निभाती हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।